स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका कुछ प्रांतीय राजवंशों वाला चैप्टर किया था। काफ़ी सारे प्रांतीय राजवंश हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे शर्की राजवंश हो गया, फिर आपका बहमनी साम्राज्य हो गया। उसमें से जो 5 छोटे छोटे राज्य निकले उनके ऊपर भी हमने काफ़ी चर्चा की थी। क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था और काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको हमने बताए भी थे। उस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिडेवल हिस्ट्री का, और टॉपिक है आपका मुगल काल। और मुगल काल में आज हम शुरुआत करेंगे बाबर के साथ में। तो देखिए, पहले यदि हम आपको रूपरेखा बताएं, एक स्ट्रेटजी बताएं कि हम मुगल काल को कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सभी बादशाहों को पढ़ेंगे, बाबर से लेकर के और आपके कहाँ, औरंगजेब तक। उसके बाद फिर हमने जैसे दिल्ली सल्तनत में किया कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ा, फिर साहित्य पढ़ा, फिर और चीज़ें पढ़ी। इस प्रकार से हम यहाँ पर भी मुगल काल का प्रशासन अलग से पढ़ेंगे, साहित्य अलग से पढ़ेंगे, संगीत अलग से पढ़ेंगे, स्थापत्य कला भी अलग से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की पहले प्रश्न के साथ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, ऑप्शन है ए, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन बी है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन सी है, दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, उसके पिता थे। या फिर ऑप्शन डी, पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो आलम खान कौन थे जो बाबर को भारत में इनवाइट करते हैं? ये इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और अपने आप को दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार मानते थे। यदि बात करें एग्जैक्टली तो आलम खान जो है ये चाचा था किसका? इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था। और इब्राहिम लोदी हम सभी जानते हैं कि बहुत ही बदचाल किस्म का व्यक्ति था, किसी की भी इज्जत नहीं किया करता था। और आलम खान जो है वो अपने आप को एक प्रमुख दावेदार मानते थे कि मैं प्रमुख दावेदार हूँ और इससे ज़्यादा मैं सूटेबल हूँ इस सिंहासन के लिए या सल्तनत के लिए। बात उनकी सही भी थी, इब्राहिम लोदी से तो कोई भी खुश नहीं था। उस प्रकार वो अपना अधिकार मानते थे। जब उन्हें लगा कि अब वे तो इब्राहिम लोदी को कैसे भी नहीं हरा पाएंगे, तो वे क्या करते हैं, तो वे बाबर को फिर भारत पर आक्रमण के लिए, या फिर हम कहें तो इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भारत आता है बाबर, तो देखिए भारत जो है, यदि हम भारत की बात करें बाबर, तो देखिए बाबर जो है सबसे पहले 1519 में भारत पर आक्रमण करता है, मेरा और बाजौर पर, जो भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था और पहली बार यहाँ पर बारूद का प्रयोग करता है। और फिर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में तो आता ही है। इसके अलावा यदि हम बाबर की बात करें, चूंकि हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो बाबर जो है, देखिए यहाँ पर हम बाबर के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स शुरुआत में बता देते हैं, फिर प्रश्नों के साथ बताते हुए चलेंगे। तो देखिए बाबर, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, बाबर का जन्म होता है कहाँ? फरगना में। कहाँ पर जन्म होता है इसका? फरगना। फरगना कहाँ है? तो फरगना है आपके अफगानिस्तान में, 1483 में। और ये फरगना का शासक बनता है। फिर ये समरकंद को जीतना चाहता था। 1504 में ये काबुल पर कब्जा करता है। 1504 में किस पर कब्जा कर लेता है? काबुल पर कब्जा कर लेता है। फिर देखिए दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, 1519 में बाबर क्या करता है? तो ये मेरा और बाजौर पर आक्रमण करता है। क्या करता है? तो देखिए मेरा और एक स्थान है आपका बाजौर पर आक्रमण। ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मेरा और बाजौर पर आक्रमण? क्योंकि ये भारत पर पहला आक्रमण था इसका।
भारत पर पहला आक्रमण। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किस सन में किया। तो अधिकतर लोग वहाँ पर उत्तर करेंगे 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जबकि ऐसा नहीं था। पहली बार मेरा और बाजावर पर आक्रमण करता है। फिर आगे पानीपत के युद्ध की हम अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इस प्रश्न की, तो देखिए क्या कहा गया है। आलम खां कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो राणा सांगा के बारे में बात कही गई है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, क्योंकि देखिए उसके दो पहलू हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री में चीज़ों को एक अपनी जो मानसिकता है या सोच है उससे ऊपर उठ करके सोचना होता है। यहाँ पर देखिए बाबर अपना पक्ष रखता है कि साहब मैं आक्रमण करता हूँ, राणा सांगा से खानवा का युद्ध क्यों करता हूँ, उसका कारण है कि साहब वो मुझे बुलाता है यहाँ पर कि आप आओ और यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार के आप अपना शासन जमाओ, और फिर वो मुकर जाता है, इसलिए मैंने राणा सांगा से युद्ध किया। ये बाबर का कहना है, उसका पक्ष है। और दूसरी तरफ एक पक्ष ये है कि साहब ऐसा नहीं था, कोई लेटर भी नहीं गया था। अब देखिए इन पर हमें विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी चीज़ को माने, बस हिस्ट्री है। तो देखिए कई बार आपको ये होगा कि दो पक्ष अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, बाबरनामा में, तो वो भी एक फैक्ट है। और दूसरी ओर से इधर से आपको ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं होता, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस प्राप्त नहीं होता, तो ये भी एक फैक्ट है। दोनों को ही आपको बराबर वैल्यू देनी चाहिए, हिस्ट्री में ब्रॉडर माइंडसेट के साथ इसे पढ़ना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पहली बार 1519 में मेरा और बाजौर पर बाबर आक्रमण करता है, जो भारत पर उसका पहला आक्रमण था। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए उस्ताद अली, ऑप्शन बी है मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी दिया गया है दौलत खान, और ऑप्शन डी है हसन खान। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान। अभी अभी हमने आपको बताया कि किसने बुलाया था, दौलत खान ने बताया था। ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म फैक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर कोई भी विरोधाभास या विवाद इसमें नहीं है। दौलत खान कौन हुआ करता था? तो दौलत खान हुआ करता था पंजाब का गवर्नर। कौन हुआ करता था? ये हुआ करता था पंजाब का गवर्नर, जिसको इब्राहिम लोदी वापस सल्तनत की राजधानी आने का आदेश देता है, लेकिन ये वहाँ पर नहीं आता है और क्या करता है, अपने बेटे को भेज देता है। किसके पास? अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास भेज देता है, और उस संदेश में होता है कि साहब आप यहाँ पर आइए और इब्राहिम लोदी को हटाइए, और उसका चाचा जो है उस आलम खां, उसको आप पदस्थ करने में सहायता कीजिए। लेकिन बाबर जब आता है, इब्राहिम लोदी को तो मार देता है, लेकिन देखिए बाबर को जो है स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में मिल नहीं रही थी, तो बाबर ने सोचा कि अब वहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहीं हम अपना डेरा जमा लेते हैं, और बाबर यहीं रह जाता है। फिर ये जो अफगान थे, लोदी थे, ये क्या करते हैं, ये जा करके राणा सांगा के साथ युद्ध में लड़ते हैं। तो ये भी देखिए अब कहीं ना कहीं उस फैक्ट को सपोर्ट करता है कि साहब राणा सांगा ने बुलाया था, जबकि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा भी हटाना चाहते थे। ये तो एक हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट है, तो वहाँ पर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कुछ एक लिंक बैठता है। डायरेक्टली नहीं बुलाया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो लोदी थे उनके साथ में राणा सांगा का समर्थन था, युद्ध में भी वो लड़ते हैं,
और बहुत ही वीरता से लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इस प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कहा गया है। देखिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार कौन थे? दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूटकर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और इसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अब देखिए, ये आम बात थी उस समय, सभी जानते थे कि बाबर एक आक्रांता है और जितने भी अफगानिस्तान या तुर्की लोग आया करते थे वो क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते थे और लूटपाट के वापस चले जाया करते थे। तो उन्हें लगा यह भी आएगा, लूटपाट के वापस चले जाएगा, फिर हम अपने हिसाब से निपट करके जिसे भी राजा बनाना होगा, सुल्तान बनाना होगा, हम बना लेंगे। लेकिन बाबर जो है कुछ और इरादा करके आया था और यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ऑप्शन है आपके पास ए फारसी या ईरानी, ऑप्शन बी दिया है अफगान, ऑप्शन सी है चगताई तुर्क, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर लोग सीधे उत्तर करते हैं अफगान और आंसर हो जाता है गलत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी चगताई तुर्क। ये लोग हुआ करते थे, जो कि चंगेज खां जो था उसके बेटे के नाम पर इसका नाम था। और बाबर इस चीज़ को बड़े प्राउडली कहता था कि मुझ में अफगानों का भी खून है और मेरी जो माता है वो चंगेज खान की वंशज थी। तो इस चीज़ को भी वो लेकर के चला करता था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। किसके थे? चगताई शाखा के। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान आया करता था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं ए अब्दुल्ला खां उज्बेक, ऑप्शन बी है शेबानी खां, ऑप्शन सी दिया गया है उबैदुल्ला खां, या फिर ऑप्शन नंबर डी जानी बेग। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी शेबानी खां। सर ए पुल का युद्ध हुआ था कब? यदि हम इसकी बात करें तो यह युद्ध होता है आपका 1501 में, और जो शेबानी खां था उसने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था और मध्य एशिया से वह उसे खदेड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर आप ये याद रखें कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखिए बाबर जो है वो पूरी ज़िंदगी पिटा ही पिटा था। जब तक ये अफगानिस्तान में रहा, इसने जो भी युद्ध लड़े ये अधिकतर वहाँ पर पीटा ही गया, चाहे ये फरगना में बैठा, कहीं भी बैठा, लेकिन इसको लोगों ने बराबर परेशान किया और कभी भी ये वहाँ पर एक प्रॉपर राजा की तरह नहीं बैठ पाया। फिर जब 1501 में सर ए पुल का युद्ध होता है तो शेबानी खां इसे पराजित कर देता है और मध्य भारत यानी अफगानिस्तान और वाला जो इलाका था वहाँ से इसे खदेड़ देता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर शेबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शेबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था और इसी पद्धति को सीख करके बाबर भारत पर विजय प्राप्त करता है। तो देखिए बाबर में लाख बुराइयां थी, दारूड़ा था, सारी चीज़ें थी, सब बुराइयां इस दुनिया की जितनी भी हो सकती हैं वो बाबर में थी, लेकिन एक चीज़ उसमें थी कि उसका जो विरोधी है उसके पास जो अच्छी चीज़ है वो सीख लेता था। तो बाबर ने क्या किया, वो युद्ध हार गया, लेकिन उसे ये समझ में आ गया कि मैं क्यों हारा और इसके पास मुझसे बेहतर चीज़ क्या थी। तो उसने वो चीज़ उससे सीख ली। उसे वहाँ तो वो अप्लाई कर नहीं पाया, भारत में आकर के अप्लाई करता है और यहाँ पर आप देखिए एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है जो हजारों साल तक जो है यहाँ पर राज करता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ऑप्शन दिए गए हैं ए अकबर ने, ऑप्शन बी है आपके पास शाहजहां ने, ऑप्शन सी दिया गया है बाबर ने, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। तो देखिए, ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाने वाला पहला शासक कौन था? बाबर था। कहाँ? तो देखिए 1526 क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में यह इसे प्रथम युद्ध जो था पानीपत का, उसमें इस नीति को अपनाता है। एक अच्छा खासा इसके पास तोपखाना था और बंदूकचियों का भी पूरा एक अच्छा खासा ग्रुप था, उनके साथ में इस पद्धति को यह अपनाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या कहा गया है? मुगल शासक बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। तो इन दोनों ही फैक्ट्स को आप याद रखिएगा कि तोपखाने का नेतृत्व किसने किया और बंदूकचियों का नेतृत्व किसने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए बाबर और राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन बी है हेमू और मुगल के बीच, ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खान के बीच, या फिर ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब देखिए, यदि हम बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो सबसे पहली बात कब होता है? सभी जानते हैं, यह युद्ध आपके 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो इस युद्ध में क्या होता है? तो देखिए, इस युद्ध में सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर तोप खाने का प्रयोग करता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या होती है? तो यहाँ पर आपको तोपों का प्रयोग देखने को मिलता है, एकदम नई चीज़ हो जाती है ये। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो तोपची कौन कौन थे, ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। तोपची कौन कौन थे? अली व मुस्तफ़ा, अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों के नाम याद रखने हैं आपको इसमें। और यदि हम बात करें तो इसमें ये तुगलमा पद्धति, कौन सी पद्धति? तुगलमा का प्रयोग करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर मुख्यतः मेन पॉइंट जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है बाबर की सेना से, लेकिन फिर भी वो पराजित हो जाता है। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर अधिकार कर लेता है। और फिर इस युद्ध में आप याद रखिएगा अंत में क्या होता है? 27 अप्रैल 1526 बाबर क्या करता है? बाबर स्वयं को यहाँ का बादशाह घोषित कर देता है। क्या कर देता है? बादशाह घोषित कर देता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ तक इसके बारे में याद रखने हैं और मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ से डलती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें क्या दिया गया है इसके बारे में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं, उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम खान लोदी के बीच में। इब्राहिम खान लोदी इसमें मारा जाता है। तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है बाबर। उसके तोपची अली और मुस्तफ़ा थे। इन दोनों का आप नाम जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है? तो इस युद्ध के बाद हर काबुल वासी को एक चांदी का सिक्का जो है बाबर देता है और इसलिए उसका नाम कलंदर भी पड़ जाता है। तो ये फैक्ट भी आप यहाँ पर जरूर नोट कीजिएगा। तो देखिए, पानीपत के
फर्स्ट बैटल या युद्ध को जीतने के बाद बाबर क्या करता है? काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाता है। क्या करता है? चांदी के सिक्के बंटवाता है और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? फिर उसका नाम पड़ गया कलंदर। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर जरूर एक इम्पॉर्टेंट याद रखें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास, ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुगलमा प्रथा, या ऑप्शन नंबर डी अफगानों की आपसी फूट। तो सही उत्तर देखिए यहाँ पर जो आप मानेंगे वह क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा, थोड़ा से इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिकल हो जाते हैं और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। देखिए बाबर आक्रांता था, बहुत बुराइयां थी, वो सारी चीज़ें एकदम सही हैं, लेकिन यह बात भी आपको माननी पड़ेगी कि बाबर की जो सैन्य कुशलता थी वो बहुत ही शानदार थी। उसने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर ही हमेशा विजय प्राप्त की। भारत में जब वो आया, उसकी सेना आप सोचिए कि इब्राहिम खान लोदी की सेना से कम थी। जब वो राणा सांगा से युद्ध लड़ता है तो उनकी सेना से भी कम थी, लेकिन फिर भी जो है घाघरा का जब युद्ध लड़ता है अफगानों उसके ही विरुद्ध, तब भी उसकी सेना कम थी, लेकिन वो हमेशा जीता। क्यों? क्योंकि उसकी सैन्य कुशलता शानदार थी, अच्छी तोपें थीं, और सिर्फ अच्छी तोपों से ही मतलब नहीं है, उन्हें चलाने वाले भी अच्छे थे, उनकी कुशलता भी थी। तो इस प्रकार से वह अपने युद्ध में सैन्य कुशलता के कारण जीता था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। तो देखिए ये उसकी सैन्य कुशलता ही दिखाता है कि उसके पास कम लोग थे, लेकिन फिर भी वह उस युद्ध को जीत गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। ऑप्शन है ए बाबर की वीरता, बी है तोपखाना, ऑप्शन सी है इब्राहिम की दुर्बलता, या ऑप्शन नंबर डी कुशल सेना नायक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कुशल सेना नायक या कुशल सेन नेतृत्व उसका एक प्रमुख कारण था। अभी हमने उसके बारे में अच्छे से बात की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए ये वो युद्ध था जिसमें पहली बार आपके तोपों का इस्तेमाल भारत में होता है, और सभी लोग इस चीज़ को देख करके काफ़ी चकित रह जाते हैं कि आखिर यह चीज़ क्या है। और ये एक प्रमुख कारण भी था बाबर की जीत का, जिसमें उसने अपनी सैन्य कुशलता तो दिखाई, उसके अलावा उसने भारत को पहली बार तोपें दिखाई। यहाँ की सेना तो तलवारें लेके लड़ रही थी और उधर से बंदूकें और तोपें चल रही थी। ये एक बेहतरीन उसकी सैन्य कुशलता और अच्छी सेना का नमूना था, जिसमें बंदूकची थे, तोपची थे, और फिर उसने, यदि हम बात करें ओवरऑल यदि देखा जाए फर्स्ट टाइम ओवरऑल, तो देखिए एक और फैक्ट यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। ओवरऑल फर्स्ट टाइम बाबर के द्वारा, ओवरऑल फर्स्ट बार तोपों का प्रयोग भारत में तो कब हुआ? पानीपत के युद्ध में। लेकिन पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर कब करता है? तो ऐसा उसके द्वारा बताया जाता है कि बाजौर, जो आज के समय पाकिस्तान में आता है, बाजौर के युद्ध में। कब? तो बाजौर के युद्ध में। ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बाजौर का युद्ध 1519 हमने बताया, पहली बार बाजौर और आपके मेरा पर वो आक्रमण करता है, जो भारत पर बाबर का पहला आक्रमण होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में
बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली ने और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को ही दिया जाता है। तो ये भी एक बात है और इसमें फैक्चुअली कोई एरर भी नहीं है कि भारत में यदि तोप और बंदूकों का प्रचलन कोई लाता है तो वो बाबर लाता है। जो हम आपको बता भी रहे थे कि प्रमुख एक हार का कारण भी ये था कि यहाँ की सेना तो तलवार और भाले लेकर के भाग रही है और वो दूर से ही तोप और बंदूकें चला करके इन्हें ढेर किए जा रहे हैं। ये एक प्रमुख कारण था बाबर की विजय का। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है आपके पास ए राणा सांगा, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दिया गया है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। राणा सांगा को कहाँ पर? तो सभी जानते हैं खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में फिर उसने हराया था। अगला, अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए। जब तक बाबर भारत में रहता है तो उसका जीवन काल भारत में युद्ध लड़ने में ही जाता है। 1526 आता है और पानीपत का युद्ध, फिर 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध, ऊपर आपको लिखाया। 1528 में यदि हम बात करें तो 1528 में चंदेरी का युद्ध, किसके विरुद्ध? तो ये वो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ता है। और फिर 1529 में कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध, किसके विरुद्ध लड़ता है? अफगानों के विरुद्ध। तो ये आपको उसके 4 युद्ध याद रखने हैं। 1530 में तो बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन है ए 1527 ईस्वी में, बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1525 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1534 ईस्वी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में, और उसमें भी कब? तो 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बी है खानवा का युद्ध 1527, सी है घाघरा का युद्ध 1529 और ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध 1530। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है। किसके खिलाफ? तो ये वो लड़ता है बाबर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। फिर आता है खानवा का युद्ध 1527, ये भी बिल्कुल सही है। किसके खिलाफ? तो राणा सांगा के विरुद्ध। तो देखिए ये तो हम आपको काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री में, तो इतने डीप में यहाँ पर इस युद्ध में हम नहीं जाएंगे। फिर घाघरा का युद्ध 1529 बिल्कुल सही। किसके विरुद्ध? तो ये बाकी के जो अफगान थे, जो लोदी वंश यहाँ पर बचा था, वो इससे युद्ध करते हैं। और फिर चंदेरी का युद्ध 1530, तो यह आपका गलत है। ऊपर ही हमने आपको बताया चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में लड़ा गया था। मेदिनी राय को बाबर उसमें हराता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, पहला है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, दूसरा इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तीसरा इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल तीसरा,
ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, या ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और तीसरा। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए अब एक एक करके इन सभी कथनों को देखते हैं। तो बाबर जब भारत में आया तो उसका फल क्या हुआ, ये हम बात करते हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अधिकतर लोग इसे पढ़ेंगे और सीधा सही टिक करेंगे, लेकिन ये कथन है गलत। देखिए बंदूक और तोपों का जो आना हुआ वो बाबर के द्वारा हुआ, लेकिन बारूद की यदि हम बात करें तो बारूद जो है वो पहले से ही यहाँ पर था या उसको प्रयोग में लाया जाता था। दूसरा है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो यह भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मेहराब और गुंबद तो सल्तनत काल में ही बनना प्रारंभ हो गए थे, हमने आपको बताया। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो यह कथन जो है यह आपका क्या है, यह आपका कथन सही है। जो सभी को लगा होगा कि यार यह कथन तो गलत है, लेकिन यही कथन ऐसा है जो आपका सही माना जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका तीसरा कथन सही है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब हम इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से, जिससे आपको यह एकदम से स्पष्ट हो जाए। तो आइए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बाबर के आक्रमण से पूर्व हो चुका था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। तो यही चीज़ हम भी आपको वहीं पर समझा रहे थे कि बारूद का प्रयोग पहले हो चुका था, लेकिन तोप और बंदूक दिया जाता तो वो बाबर के द्वारा किया गया। आगे देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज़ खां मंगोल का वंशज था, जो हमने आपको बताया, और पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हो गया और तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकारी में वह विश्वास किया करता था। तो देखिए ये चीज़ आपको हमने पहले भी बताई कि माँ की साइड से चंगेज़ खान का वंशज था और पिता की साइड से किसका वंशज था, तैमूर के राजवंश का। तो ये उस पर बाबर बहुत प्राउड किया करता था। अब अगला आगे देखिए, मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी, जो हमने आपको बताया। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किया। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई थी, और सामान्य भवनों को महल के रूप में परिवर्तित किया गया। आगे, शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों का निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई और दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुन्हा का निर्माण शेरशाह द्वारा 1542 में फिर किया गया। तो देखिए तो काफ़ी आगे की बातें हो गई। इन पर तो हम आगे जैसे जैसे हम जिस बादशाह के बारे में चर्चा करेंगे तब वहाँ पर उनके बारे में हम बात करते हुए जाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, या जिसे आप जिहाद भी बोल देते हैं? ऑप्शन है ए पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन बी है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी दिया है चंदेरी के युद्ध में, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध में। तो देखिए बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी आपके खानवा के युद्ध में। जब बाबर खानवा के युद्ध में जाता है तो वो क्या बात कर, वहाँ पर क्या होता है कि वो देखता है कि राणा सांगा की सेना इतनी बड़ी है कि वो उससे ऐसे जीत नहीं पाएगा, और उससे पहले वो एक युद्ध ऑलरेडी हार चुका था उसका सेनापति बयाना के किले पर। तो उसे समझ में आता है कि ऐसे तो जीत नहीं पाऊंगा, मेरी पूरी सेना का मोराल भी डाउन है। तो वो क्या करता है, वो अपनी सेना के बीच में जाके खड़ा होता है और उनसे कहता है कि ये आज हम जिहाद पर जा रहे हैं, जिहाद यानी कि धर्म युद्ध पर जा रहे हैं। तो उसकी सेना के लोग उल्टा सवाल पूछते हैं कि तू क्या जिहाद की बात करता है, पूरे दिन तू दारू पीता है,
ऊट पटांग काम करता है, जिन जिन चीज़ों की इस्लाम में मना है वो सारे काम तू करता है, और उसके बाद कह रहा है कि मैं जिहाद पर जाऊँगा। तो बाबर वहीं पर शराब का दारूड़ा पूरा था, हाथ में उस टाइम भी बोतल लगी हुई, अपनी बोतल पटक देता है और कहता है लो छोड़ दी शराब, आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और आप सच्चे जिहाद पर चलो। सेना उत्साहित होती है और सभी लोग फिर युद्ध लड़ते हैं। और खानवा के युद्ध के बारे में आपको अच्छे से राजस्थान हिस्ट्री में डिटेल से बताया ही है। यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बाबर ने खानवा के युद्ध में, किसमें, खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद की घोषणा की थी। अब देखिए, जब आदमी ऐसे लीड ना कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है, आज भी इंडिया में है, आप धार्मिक बातें कर दीजिए, लोग तुरंत मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ऑप्शन है आपके पास, ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी दिया गया है चंदेरी का युद्ध, या ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। अब देखिए, जब राणा सांगा को बाबर हरा देता है, पराजित करता है, उससे युद्ध करता है, तो इस चीज़ को बाबर बाकायदा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है बाबरनामा में। वो लिखता है कि साहब, राणा सांगा ही वो व्यक्ति था जिसने मुझे भारत बुलाया कि तू आ इब्राहिम लोदी को मार और यहाँ की राजगद्दी पर बैठ जा। मुझसे ये बाकायदा राणा सांगा ने पत्र लिख कर कहा, लेकिन बाद में राणा सांगा मुकर गया कि अब तो मैं ही गद्दी पर बैठूंगा और इसलिए फिर मैं उससे युद्ध कर रहा हूँ। ये बाबर का लिखा हुआ है बाबरनामा में। तो इस पर भी बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कहीं और मेवाड़ की हिस्ट्री में भी आपको मिलता कि साहब ऐसा ऐसा पत्र गया था, लेकिन राजस्थान की, मेवाड़ की हिस्ट्री में ऐसे कोई आपको वहाँ पर एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा माना जाता है कि बाबर ने ये खुद की जो काम था उसको जस्टिफाई करने के लिए लिखा था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था, ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है सवाई उदय सिंह और ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है ए राणा प्रताप, बी हेमू, सी राणा सांगा या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने रिक्त स्थान नाम रखा। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह। तो देखिए, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाबर। तो जब बाबर मुगल शासक बनता है, यदि हम बात करें, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1483 में फरगना में इसका जन्म हुआ था, हमने आपको बताया ही था। और फिर ये जब बादशाह बनता है या भारत पर इसका कब्जा होता है, तो ये हमने आपको बताया राजा, सुल्तान, जो भी लोग हुआ करते थे वो एक नए नाम के साथ अपनी राजगद्दी पर बैठते थे और ये जो है बाबर के नाम से फिर अपने राज सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, तो क्या कहा गया है, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1449 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं कि यदि आपको इन चीज़ों में दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम आए या एक स्टोरी बिल्ड ना हो, तो आप YouTube पर एक दूरदर्शन की सीरीज़ है भारत एक खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक के ऊपर बेस्ड है। उस सीरीज़ को आप देखिएगा, उसमें 30-30 मिनट की वीडियोज़ हैं इन सभी के ऊपर, बाकायदा एक्टर्स ने रोल प्ले किए हैं। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से कनेक्ट भी हो जाएंगी। तो भारत एक खोज आप यूट्यूब पर इसके लिए देख सकते हैं, उसमें एंशियंट से लेकर पूरे मॉडर्न हिस्ट्री तक की सारी वीडियोज़ डाली गई हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? ऑप्शन है आपके पास ए फरगना में, ऑप्शन बी दिया है काबुल में, ऑप्शन सी दिया गया है दिल्ली में, और ऑप्शन डी है आपके पास समरकंद में। तो देखिए बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी, यह आपसे पूछा है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी काबुल में। कहाँ पर? तो काबुल में उसने पादशाह की पदवी धारण की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। अब इसकी यदि हम बात करें तो देखिए हमने आपको बताया 1501 में वह समरकंद पर अधिकार कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर एक टाइमलाइन और याद रखिएगा, 1501 कहाँ पर अधिकार करता है? समरकंद। और फिर जब 1504 आता है तो 1504 में वो काबुल पर विजय प्राप्त करता है। 1504 में कहाँ? काबुल। और काबुल पर जब वो विजय प्राप्त करता है तो देखिए काबुल पर विजय के बाद मिर्जा की जो उसकी उपाधि होती है, मिर्जा को तो त्याग देता है। मिर्जा को त्याग कर पादशाह, जो कि आगे जाकर बादशाह कहा जाने लगा, पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? बाबर। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1507 और 8 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की थी। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। और जो यही चीज़ हम आपको बता भी रहे थे कि बाबर जो था वो एक कंप्लीट फेलियर था जब तक वो अफगानिस्तान में रहा। जो भी चीज़ें उसके हाथ में थी वो भी चली गई, जो कब्जे करता था वो भी निकल जाते थे। लेकिन भारत में जब बाबर आया तो वो उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा और एक बहुत ही मजबूत मुगल साम्राज्य की उसने यहाँ पर नींव डाली थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे और पहला है काबुल का क्षेत्र, दूसरा दिया गया है पंजाब का क्षेत्र, तीसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, चौथा आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है आपके पास पहला दूसरा और तीसरा, या फिर ऑप्शन डी दूसरा तीसरा और चौथा। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए बाबर का साम्राज्य कहाँ कहाँ पर था? तो काबुल में था, बिल्कुल सही बात है। फिर पंजाब के क्षेत्र में भी था, तो यह भी एकदम सही है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में, तो यह भी आपका क्या है? सही है। आधुनिक राजस्थान में नहीं था। तो यानी कि पहला दूसरा और तीसरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यह इसका सही उत्तर होगा। आप देखिए यहाँ पर प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों के शासनांतर्गत रहा था। और एंड में आप देखते हैं कि बाबर भी इसके लिए लड़ता ही रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान पर कब्जा नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। ऑप्शन है ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन बी दिया है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और ऑप्शन डी है आपके पास अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब। अब ये आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो देखिए आप बिल्कुल, बाबर में बहुत बुराइयां थी और उसमें बुराइयां ही बुराइयां थी, लेकिन उसमें एक दो चीज़ ही अच्छी थी। वो क्या थी? पहली चीज़ कि उसमें धैर्य बहुत था। वो बार बार हारता था, बार बार हर युद्ध में मुंह की खानी पड़ती थी। जो जीतता था बाई चांस कहीं तो वो भी उसके हाथ से निकल जाता था, लेकिन उसमें धैर्य बहुत था। वो धैर्य से काम लेता था कि अब नहीं तो अगली बार जीतेंगे, अगली नहीं तो अगली बार जीतेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो उसके विपक्ष या दुश्मन में अच्छी चीज़ होती थी या उसके पास उससे बेहतर चीज़ होती थी, उसे वे ज़रूर सीख लेता था।
तो ये आप एक चीज़ जरूर यहाँ पर याद रखेंगे। और इसका वर्णन जो है ये बाबरनामा में भी करता है हुमायूं। अब माफ़ कीजिएगा, बाबर। देखिए यहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। तो देखिए, ऐसा आदमी जो एक नंबर का नशेबाज था, अफीम और दारू नहीं छूटती थी, हर गलत काम वो करता था, लेकिन उसने भी एक अच्छी चीज़ कही जो हमारे लिए भी यूज़फुल है कि धैर्य हम में होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए सफलता के प्रति, और हमें किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। तो ये एक देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे कोई भी हो वे सभी इसे जरूर कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ या ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। तो देखिए, हमने आपको बताया था बाबरनामा या तुजुक बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी है, और इसमें वो जिक्र करता है कि साहब मुझे तो राणा मेवाड़ के राणा सांगा ने यहाँ पर बुलाया था, वो पूरी बात करता है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टों पर हम बात करेंगे बाबरनामा के। तो देखिए, बाबरनामा का ही दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है तुजुक बाबरी। क्या नाम है? तुजुक बाबरी इसका दूसरा नाम है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछ ली जाती है कि किस भाषा में ये लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपके तुर्की भाषा में। अधिकतर लोग इसे सीधे फारसी कर देते हैं, वो गलत होगा, याद रखिए। फारसी अनुवाद इसका किया गया था। तो देखिए, वो फैक्ट भी आप यहाँ पर लिख लें। फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तुजुक बाबरी या बाबरनामा का। तो देखिए, फारसी अनुवाद इसका करते हैं कौन? पाइंदा खां। आइंदा तो कोई और कर ही नहीं पाता, बाबर जैसे खतरनाक आदमी की उसका ट्रांसलेशन तो पाइंदा खां ने कर दिया। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर एक और फैक्ट, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया वो भी आपसे पूछा जा सकता है तुजुक बाबरी का। तो देखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया था किसके द्वारा? आर्स्किन और लीडेन के द्वारा। कौन कौन थे? तो देखिए, आर्क्सीन और थे इसके साथ में लीडेन, इन दोनों ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और फिर यदि हम बात करें फ्रांसीसी अनुवाद, तो देखिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री के, यदि आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, इसलिए इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। फ्रांसीसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया पावते दी कार्तले के द्वारा। किसके द्वारा? पावते दी कार्तले के द्वारा इसका फ्रांसीसी अनुवाद भी किया गया। इसमें क्या है, उस समय की भारत की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया था। देखिए, ये फैक्ट आप इसके बारे में याद रखेंगे कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें दो हिंदू राजाओं का भी आपको वर्णन मिलता है। एक तो राणा सांगा हो गए। तो देखिए, यहाँ पर तुजुक बाबरी में आपको दो हिंदू राजाओं का वर्णन आपको मिलता है। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला नाम आता है कृष्णदेव राय का। किसका नाम आता है? पहला नाम आता है तुजुक बाबरी में कृष्णदेव राय का। और क्या कहता है इसके बारे में? तो कृष्णदेव राय के बारे में बाबर कहता है कि ये भारत में सबसे शक्तिशाली राजा है। कृष्णदेव राय इसको भारत में सबसे शक्तिशाली बताता है। और दूसरा नाम आता है हमारे राणा सांगा का।
दूसरे हिंदू राजा जिनका नाम आता है तुजुक बाबरी में, वो कौन है? वो है आपके राणा सांगा। इनके शौर्य की प्रशंसा करता है बाबर। तो देखिए क्या वीरता रही होगी कि आपका जो दुश्मन है वो भी आपके शौर्य की प्रशंसा कर रहा है, और उसमें भी बाबर जैसा दुश्मन। फिर इसके अलावा इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं? तो इसमें ये भारत को कारीगरों का देश बताता है। क्या कहता है? कि भारत जो है वो कारीगरों का देश है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बाबर कहता है। और इसके अलावा कारीगरों का देश, आर्थिक रूप से समृद्ध बताता है बाबर भारत को। क्या कहता है? कि यह देश आर्थिक रूप से समृद्ध है, ऐसा बाबर के द्वारा कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे गंगा नदी का इसमें उल्लेख करता है बाबर। गंगा नदी के बारे में बात करता है भारत की। इसके अलावा वो कहता है कि साहब यहाँ पर बस 3 ही दिक्कतें हैं, लू, आंधी और गर्मी। इनका उल्लेख करता है किसका? कि यहाँ पर एक तो लू चलती हैं, एक यहाँ पर भयंकर आंधी आती रहती है, और एक यहाँ पर वो कहता है कि बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है। ये इसके द्वारा कुछ बातें कही गई किसमें? बाबर नामा या तुजुक बाबरी में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक विजयनगर है और दूसरा मेवाड़ है। कृष्णदेवराय विजयनगर का था। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की और यह निश्चय, आगे देखिए, किया कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं यानी राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। इसीलिए देखिए इसका इतनी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे यहाँ पर बाबरनामा के बारे में? तो ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम बाबरनामा या तुजुक बाबरी है। मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। फिर इसका फारसी में अनुवाद करते हैं पाइंदा खां, अंग्रेजी अनुवाद करते हैं आर्कसिन और लेडेन, फिर फ्रांसीसी अनुवाद करते हैं पावने दी कार्तले। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख आता है, एक विजयनगर के कृष्णदेव राय का, जिनको बाबर जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताता है, और दूसरा राणा सांगा का, उनके शौर्य की प्रशंसा करता है और उनके बारे में यह भी कहता है कि ये जो है मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, मैं आगरा पर करूंगा, और फिर ये मुकर गए इसलिए मैं इनसे युद्ध करता हूं। इसके अलावा भारत के बारे में कुछ बातें करता है बाबर इसमें कि ये कारीगरों का देश है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, गंगा नदी के बारे में बात करता है और कहता है 3 चीज़ों से मैं परेशान हूँ यहाँ, लू, आंधी और गर्मी से। बस इन चीज़ों ने मुझे यहाँ परेशान कर रखा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए कूट है यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी दिया गया है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी दिया है आपको ए गलत है पर आर सही है। और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोच विचार के इसका आंसर करेंगे। कथन देखते हैं, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। तो यह कथन क्या है? यह कथन तो बिल्कुल सही है, मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया। फारसी में पाइंदा खां उसका अनुवाद करते हैं, हिंदी में अलग, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी में आर्स्कीन और लीडेन करते हैं, और पावेद दी कार्तेल जो है फ्रांसीसी में करते हैं। फिर कारण आर है कि तुर्की में क्यों लिखा? कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा हुआ करती थी। तो यह आपका गलत है, तुर्की नहीं थी, मुगल दरबार की राजभाषा हुआ करती थी फारसी। लेकिन बाबर जो था उसको तो तुर्की ही आती थी, तो उसने तुर्की भाषा में लिख दी, अनपढ़ व्यक्ति था। तो यहाँ पर क्या है आपका कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर
गलत है। देखिए यहाँ पर बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुर्की भाषा में लिखित तुजो के बाबरी में संकलित किया था, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है आपके पास ए फारसी में, बी दिया गया है अरबी में, ऑप्शन सी है तुर्की में, या ऑप्शन डी उर्दू में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में इसे लिखा गया था। फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था आपके पाइंदा खान ने। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है ए बाबर ने, बी है हुमायूं ने, सी निजामुल मुल्क ने, या ऑप्शन नंबर डी मीर बाकी ने। तो देखिए अयोध्या में जब एक समय पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी जो बाबर के नाम पर थी, उसका निर्माण कौन कराता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी मीर बाकी, जो राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी और उसके बाद में हम सभी जानते हैं कि अब उस पर राम मंदिर बना है। ये कौन था मीर बाकी? तो बाबर का सेनापति हुआ करता था जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे मुगल काल में बाबर के ऊपर। तो ये आपके क्वेश्चन है, अच्छे से हमने कवर किया। बाबर के बारे में आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में।